हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। क्या होगा अगर कोई कंट्री अपने डिफेंस और मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लगे? ग्लोबल ट्रेंड्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑफ 2020 वो हमको बताते हैं कि किस तरह से ग्लोबल स्पेंडिंग पूरी दुनिया में बढ़ रही है और दुनिया की मिलिट्री स्पेंडिंग हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन 2020। दिस वाज द न्यू डाटा जो कि पब्लिश किया स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इस डाटा के हिसाब से दुनिया में न सिर्फ स्पेंडिंग बढ़ रही है बल्कि ऑलमोस्ट 62% ऑफ द ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इज बीइंग डन बाय ओनली 5 कंट्रीज। और वो कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 इज चाइना एंड नंबर 3, विल बी वेरी सरप्राइज्ड टू हियर दिस, इज इंडिया. Even India has surpassed. At number 4 is Russia and at number 5 is United Kingdom. ये 5 ग्लोबल कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पूरी स्पेंडिंग is 62% of the world's expenditure on military. This is what we'll be discussing as a political idea in this lecture. हमारे इस लेक्चर में हम इस लिंक को समझने की कोशिश करेंगे, द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री पावर। और इस लिंक को समझाया है पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन पॉल कैनेडी ने। पॉल कैनेडी प्रोफेसर हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के एट येल यूनिवर्सिटी और उनके पॉलिटिकल थॉट्स एंड हिस्ट्री जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। उनकी इस किताब में, जो कि एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूमिनस किताब है, उसने वुल्फसन हिस्ट्री प्राइज जीता। एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस किताब का कितना इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है, ये किताब दुनिया की 23 डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई है and is being translated. पॉल कैनेडी ने 2006 में द पार्लियामेंट ऑफ मैन के नाम से एक और किताब लिखी विच इज द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। द आइडिया ऑफ यूनाइटेड नेशंस को वो इस किताब में डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल आइडियाज हैं जिनको आज हमको समझने की बहुत जरूरत है। उनकी पूरी पॉलिटिकल थियोरी इट रिवॉल्व्स अराउंड द 1500। वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है जहां पे बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स, बड़े बड़े एम्पायर्स रहे हैं जिनकी बहुत बड़ी मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस थी और एम्बिशंस थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज पावर्स कोलैप्स्ड। और वो ये रीजंस बताते हैं कि ग्रेट पावर्स क्यों कोलैप्स हो जाती हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं और कंपेयर करते हैं 1500 में। कहते हैं कि बहुत बड़े ग्रेट पावर्स ऑलरेडी 1500 में एग्जिस्ट करते थे उस समय, जहां पर जो यूरोपियन पावर्स थी या यूरोपियन कंट्रीज थी जो बहुत छोटी थी एज कंपेयर टू दोज ग्रेट पावर्स। जैसे मिंग चाइना की टोटल इनहैबिटेंट्स जो थी दे वर 150 मिलियन एज कंपेयर टू द यूरोपियन इनहैबिटेंट्स ऑफ जस्ट 50 मिलियन। मिंग चाइना के अलावा द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर थी विच स्प्रेड अराउंड द कंप्लीट मिडल ईस्ट, एशिया रीजन, लोअर पार्ट्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका। इतना बड़ा इस एम्पायर का स्ट्रेच था। द मुगल एम्पायर दैट वाज देयर इन इंडिया और द टोकुगावा जापान। वो ये कहते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी ग्रेट पावर्स थी इनके कंपैरिजन में यूरोपियन जो पावर्स थी बहुत छोटी थी, बट स्टिल यू फाइंड कि ये बड़ी पावर्स कोलैप्स हो जाती हैं और यूरोपियन पावर्स स्पेशली इन द पोस्ट रिनाइसेंस एरिया ये दुनिया की लीडिंग पावर्स बन जाती हैं। इसके रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहला रीजन जो वो बताते हैं वो ये है कंपटीशन बिटवीन द नेशंस। यूरोपियन पावर्स और ये पुरानी ग्रेट पावर्स को कंपेयर करें तो ये पता चलता है कि पुरानी ग्रेट पावर्स के बहुत बड़े आर्चिंग रूलर्स हुआ करते थे। दे हैड अ वेरी बिग मिलिट्री, दे वर वेरी सिक्योर, उनको किसी तरह से कोई खतरा नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके अंदर एक चेंज आया एंड दैट चेंज वाज दे वर नॉट ओपन फॉर न्यू आइडियाज, दे वर नॉट ओपन फॉर इनोवेशन। और उन्होंने अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को ट्रेमेंडसली बढ़ा दिया और ट्रेमेंडसली इतना बढ़ाया कि उनकी जो इकोनॉमी थी वो उसको सस्टेन न कर सकी। एज कंपेयर टू दैट वो ये कहते हैं कि जो यूरोपियन नेशंस थे दे वर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट कंपटीशन और ये कांस्टेंट कंपटीशन ने उनको नई नई इनोवेशंस, नए नए आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करने की स्पेस दी। एंड देयर वाज अ कांस्टेंट थ्रेट फ्रॉम द वारिंग नेशंस इन यूरोप जिसकी वजह से इनका डेवलपमेंट हुआ। वो ये भी रीज़न लिखते हैं कि नॉर्थ यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको एक स्पेशल एडवांटेज ये हासिल था कि उनकी जो ज्योग्राफी थी दैट वाज वेरी हार्ड।
द सी रूट जो उनको ट्रैवल करने के लिए यूज़ करना पड़ता था, दे वर वेरी हार्ड सीज। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की जोग्राफी बहुत टफ थी। इसी की वजह से इस बात ने उनको हेल्प किया कि वो अपनी नेवी और जो शिप्स उन्होंने बनाई थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि ये शिप्स दुनिया के अलग अलग कोनों में जा सके। जब वो शिप्स इन हार्ड वेदर्स और इन मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सपोज होती, दे वर बिल्ट इन सच अ वे कि वो इसको सस्टेन कर सकें। और इसीलिए ये यूरोपियन पावर्स बड़े बड़े वॉयजेस कर पाई। उन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज किया, वो इंडिया आए, एशिया के रीजन में गए। दैट वाज द रीज़न फॉर अ सक्सेसफुल नेवी। फिर वो अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एग्जॉस्टिव सर्वे करते हैं एग्जिस्टिंग ग्रेट पावर्स का, जैसे कि 16th एंड 17th सेंचुरी में स्पेन और नेदरलैंड्स, 18th और 19th सेंचुरी का फ्रांस, 20th सेंचुरी की ग्रेट ब्रिटेन, द यूएस एंड द यूएसएसआर। वो ये कहते हैं कि नेशंस बिकम वेल्दी एंड आफ्टर सम टाइम उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। और ये पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ने के नतीजे में दे हैव टू अंडरटेक सर्टन एडवेंचरस रूट्स। वो एग्जाम्पल देते हैं 1860 के ग्रेट ब्रिटेन की। वो ये कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन 1860 में वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस। अलॉन्ग विद दैट वो ये कहते हैं कि इस समय में ग्रेट ब्रिटेन हैज़ द हाईएस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसकी इकोनॉमी ग्रेटली बूम कर रही थी। और वो ये भी कहते हैं कि ये इकोनॉमी बूम करने के दो इंपॉर्टेंट रीज़न थे। उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट रीज़न था कोलोनाइजेशन। ब्रिटेन ने अपनी मिलिट्री और अपने ट्रेड रूट्स को इतना एनहांस किया कि उसने साउथ अफ्रीका में कॉलोनीज बनाई, उसने इंडिया में कॉलोनीज बनाई, और यहाँ की जो वेल्थ थी वो सारी वेल्थ को वो एक्सपोर्ट करते चले गए और ब्रिटेन की इकोनॉमी ट्रेमेंडसली ग्रो करती चली गई। लेकिन जैसे ही वो ग्रो होने लगी, उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस ग्रो होने लगे एंड देयर वाज अ राइवल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। और 1910 यानी ऑलमोस्ट 50 इयर्स के बाद 1910 के आते आते ब्रिटेन की मिलिट्री एक्सपेंडिचर हाईएस्ट हो गई। इसीलिए कैनेडी ये कहते हैं कि ग्रेट पावर्स के डिक्लाइन होने की वजह यही होती है कि व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग, देयर मिलिट्री स्टार्ट ग्रोइंग, दे डाइवर्ट देयर इकोनॉमी from the military and they put those funds away from the investment into economy and into military development, and that is what becomes the reason for a downfall of a nation. कैनेडी एग्जाम्पल देते हैं स्पेनिश एंड ऑस्ट्रियन हॉब्सबर्ग्स की। वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रिया और स्पेन अपनी इकोनॉमी से बढ़कर अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर में स्पेंड करता गया, यहाँ तक कि यूरोपियन डोमिनेंस के चक्कर में उसका पावर ग्रेजुअली फेड होता गया। सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के आते आते ब्रिटेन के अलावा दूसरी भी यूरोपियन कंट्रीज थी जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के नतीजे में ग्रोथ और डेवलपमेंट और इकोनॉमी एनहांस होने लगी। लेकिन what was very evident and which exposed everything was great inequality among the nations in terms of wealth and power. उसके नतीजे में ये सारे नए नए नेशंस दे स्टार्टेड कोलोनाइजिंग न्यूअर एरियाज इन अफ्रीका, इन एशिया एंड इन द पैसिफिक रीजन टू इंक्रीज देयर वेल्थ सो दैट वो अपने पॉलिटिकल और ग्लोबल डोमिनेंस के एजेंडा को आगे बढ़ा सके। वर्ल्ड वॉर 2 ने कंफर्म कर दिया डिक्लाइन ऑफ जर्मनी और फ्रांस को, और यही वर्ल्ड वॉर 2 के रूइन से जो नई दो ग्लोबल पावर्स निकल कर आई, दे वर द यूनाइटेड नेशंस and the USSR. लेकिन as the theory goes, there is always a competition for more power and more global dominance, और इसी के नतीजे में कई सालों तक इन दो ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच में ग्लोबल डोमिनेंस की कोल्ड वॉर चलती रही। कैनेडी ये पॉस्टुलेट करते हैं कि आज का अमेरिका, दैट इज़ द अमेरिका ऑफ 1980s, is similar to the ब्रिटेन ऑफ 1914। और वो पॉस्टुलेट करते हैं कि जिस तरह से ब्रिटेन का डाउनफॉल आया और वो एक अपनी डाउनवर्ड स्पाइरल पर है, उसी तरह से अमेरिका अब अपने डाउनवर्ड स्पाइरल पर है। पॉल कैनेडी को ये थ्योरी प्रोपाउंड करके ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन स्टिल व्हाट वी हैव इज द डाउनवर्ड स्पाइरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंटिन्यूइंग। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इट हैज डन, द अमाउंट ऑफ एरियाज दैट इट हैज इट्स मिलिट्री bases, the amount of world area that it occupies is tremendous. It is an ever expanding
great empire like the Ming empires of the past. Author at the end of the day ये कहते हैं that the ability of a nation to defend itself, ये एक शॉर्ट टर्म गोल होता है नेशन का, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ये किसी भी नेशन का लॉन्ग टर्म गोल होता है। हम भी देखें कि दुनिया की आज 5 वो कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा अपने डिफेंस और अपने मिलिट्री पर स्पेंड करती हैं, उसमें से अमेरिका है, चाइना है, द थर्ड इज़ इंडिया, फोर्थ इज़ रशिया, फॉलोड बाय द यूनाइटेड किंगडम। आज हमको भी ये बात सोचने की ज़रूरत है कि आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ टेकन ए ग्रेट हिट। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस टाइम पर पैंडमिक आ रहा था, जिस टाइम पर पैंडमिक चल रहा था, the time when the whole world was in lockdown, you had great powers spending huge amount of their GDP on military, on the defense expenditure. The question that needs to be asked is why this happened and what has this pandemic done to the global power dynamics. ये जो कुछ भी प्रोफेसीज हैं ये आगे आने वाले डेकेड्स में हमारे सामने आएंगी, बट द पॉलिटिकल थियरी ऑफ कैनेडी स्टैंड्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिस्ट्री। दैट इज़ नेशंस बड़ी हो जाती हैं, वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को ग्रो करने लगती हैं, अपनी मिलिट्री पर टू मच स्पेंड करती हैं एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू देयर डाउनफॉल। होप कि आपको हमारा ये पॉलिटिकल सीरीज का एपिसोड पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.